इस समय में अगर हमें कोई नया कार्य करना है या कहीं जाना है, कोई वाणिज्य व्यापार लगाना है, तो इस समय में कर सकते हैं। कोई भूमि पूजन इत्यादि जो हमारे सांसर्गिक जो मुहूर्त हैं, जो कार्य हैं। तो शनि अगर ग्रह बैठा है अष्टम स्थान में, स्किन की प्रॉब्लम होती है, त्वचा का रोग होता है, जैसे दाद है, खाज है, खुजली है। अगर राहु अष्टम स्थान में बैठा है तो प्राय करके ऐसा जातक के सिर में दर्द, हार्ट का पेशेंट और गैस बहुत बनती है उसको। केतु है तो वो पेट रोगी होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट इनसाइट्स विद अमित के एक और खास एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एक विशेष मेहमान, आचार्य गिरिधर शरण शास्त्री जी। 35 वर्ष के ज्योतिषी अनुभव और संस्कृत व्याकरण में आचार्य की पदवी से सुशोभित आचार्य जी आज आपको बताएंगे खगोलीय नृत्य का वह जादू जो आपके धन, कैरियर व व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले जाता है और प्राचीन विजडम को आधुनिक सपनों के साथ जोड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ एक्सपर्ट इनसाइट विद अमित में और खोलें अपने भविष्य के अनंत संभावनाओं के द्वार। आचार्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी अमित जी। आचार्य जी, एक बार आप उन्हें थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। देखो अमित जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। वैसे तो हमारा ये खानदानी है, जी जी ना जाने कितनी पीढ़ियों से ये कार्य होता आ रहा, जी जी। लेकिन अब ये कार्य मेरे तक ही सीमित है। अच्छा। जी। तो देखो, इस विषय में एक तो वंशानुगत होता है, हाँ कुछ अध्ययन होता है, जी, क्योंकि परिवार की संस्कृति का प्रभाव तो पूरा पड़ता ही पड़ता बिल्कुल है। पड़ता है। जी लेकिन संस्कृति के साथ साथ में अपना कर्म भी करना पड़ता। जी जी तो आज से नहीं, करीब 25 साल तो मुझे दिल्ली में ही हो गई, जी जी और मेरा अपना जीवन चक्र के नाम से अपना संस्थान भी है ज्योतिष का, जी और विगत 10 वर्षों से मैं उसको अपना पर्सनल चला रहा हूँ। जी। पहले घर से ही ये कार्य करता था, लेकिन अब अपना एक ऑफिस बना करके अपना वहाँ से कार्य प्रारंभ। जी, बहुत अच्छे, क्या बात है। अरे हमारे जो आचार्य हैं सब आधुनिक होते चले आ रहे हैं। ये नहीं औरों की तरह कि वो पीछे की तरफ देखते हैं, हम आगे की तरफ देखते हैं। जी। अब ज्योतिषी के बारे में बताइए, ज्योतिष है क्या? देखो अमित जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ज्योतिष वैसे तो कहने के लिए एक मैथ है, जी पर मुख्यतः एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारागण, भूगोल, खगोल और क्या स्थिति उत्पन्न होने वाली है, ज्योतिष के माध्यम से। देखो, कोई भविष्यवक्ता नहीं, जी भविष्यवक्ता तो असली भगवान परमात्मा है। ज्योतिष के माध्यम से हमें रास्ते मालूम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें कहीं की यात्रा करनी है जी और हमारे सामने 2 रास्ते हैं, जी और उन दोनों रास्तों के विषय में हमें पहले ही अवगत हो गया है कि एक रास्ते पर कांटे हैं और दूसरे रास्ते पर फूल हैं। जी जब हमें पहले ही मालूम हो गया है तो हम कांटों वाले रास्ते पर हम कदापि नहीं जाएंगे और फूलों वाला रास्ता हम चयन करेंगे। यही एक ज्योतिष है। इसको जितना मंथन करेंगे उतना ही कम है। यह नहीं कह सकते कि थोड़ा बहुत कर लिया, नहीं। जितना अंदर गहराई तक हम प्राप्त पहुंचते जाएंगे, उतना नया से नया, नया से नया, नूतन से नूतन हमें ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य के विषय में यह होते है गॉड गिफ्ट जी जी और अपनी साधना। अब मैं अपने ही पूर्वजों के विषय में बात करूं, हमारे दादा श्री जी थे, जी तो पहले, अब तो इतना विस्तार से ज्योतिष आ गए, कंप्यूटर आ गए। ये पहले तो हाथ से ही कैलकुलेशन होते थे और 2 कुंडलियां बनाते थे, उससे ही पूरा जीवन के विषय में जानकारी हो जाती थी। देखो, यहां से पता चलता है ये जो हमारा माइंड है, मैन है ये। आज आप मशीन का सहारा ले लो, कंप्यूटर का सहारा ले लो, उसमें गणित बिल्कुल ओके आएगी, कोई डाउट नहीं।
हाथ की कैलकुलेशन करने में त्रुटि हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशन है वो ओके है। फिर वो सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। तो मैं अपने दादाजी के विषय में ही आपको बताऊं, हालांकि मुझे तो उतना ध्यान नहीं है, मैंने तो सुना है, क्योंकि उस समय मेरी उम्र, हमारी माता श्री बताती थी कि मेरी 5 वर्ष की उम्र थी। जी उनके पास में ऐसी ज्योतिष थी अमित जी, कि किसी की कोई वस्तु खो गई या चोरी हो गई, तो वो पहले घड़ियां तो थी नहीं समय निर्धारित करने के लिए। जी जी तो पहले होता क्या था, पैर चलते थे, 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर, वो आज भी है, लेकिन आज हमें उनके विषय में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। जानकारी है होते हुए भी उतना हम ध्यान भी नहीं देते, सही बात। क्योंकि मशीनी युग है। क्योंकि आज समय देखने के लिए हमारे पास में घड़ियां हैं और अच्छे अच्छे यंत्र हैं। क्या आचार्य जी, मैं एक बात टोकना चाहूंगा जी। कि ये पहर में कितने घंटे होते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। देखो, 3 घंटे का एक पहर होता है। जी 3 घंटे का एक पहर होता है, ठीक है जी। अब इसमें मैं उनके अपने दादाजी के विषय में बताता हूं। किसी की कोई वस्तु खो गई या चोरी हो गई, तो पूछते थे कि पंडित जी महाराज देखना, हमारी ये अमुक वस्तु खोई है। तो वो उंगलियों पर ही गिनते थे, ना वो कोई कुंडली बनाते, ना वो कोई गणित करते, केवल उंगलियों पर ही बनाते थे, ऐसी गणना करते थे। आचार्य जी, अब हम दूसरे चरण की तरफ आ रहे हैं। जी इसमें हम व्यवसाय से रिलेटेड नक्षत्र और ग्रहों के बारे में जानना चाहेंगे। तो कौन कौन से नक्षत्र करियर में सफलता के लिए शुभ माने जाते हैं? देखिए, सबसे पहले शुभ नक्षत्र जी हम प्रारंभ करते हैं दाम्पत्य जीवन से। जी दाम्पत्य विवाह के जो नक्षत्र हैं, जैसे उत्तरा फाल्गुनी, जी हस्त, सबसे मुख्य नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, क्योंकि रेवती नक्षत्र आ जाएगा पंचकों में। जी सतविका से लेकर के रेवती नक्षत्र तक, यानी ये 5 दिन के पंचक होती हैं। अब इसमें एक जानकारी मैं और दे दूं, एक नक्षत्र होता है, हमारे 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है जिसका नाम है विशाखा। जी जी विशाखा नक्षत्र बड़ा खतरनाक है। अगर विशाखा नक्षत्र में अगर कोई घर का पालतू डॉगी भी अगर काट ले, जी तो उसका काटने का प्रभाव पागल डॉगी के समान ही मानना चाहिए, ये ध्यान रखना है। विशाखा नक्षत्र जिस दिन हो और कारणवश उस दिन कोई डॉगी काट ले, चाहे घर का पालतू ही डॉगी क्यों ना हो, तो उसका उपचार वो सिद्धांत पर कराना चाहिए जैसे हम पागल डॉगी का इलाज कराते हैं, जी उसी आधार से सिद्धांत से इलाज कराना जी चाहिए। तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब आपने पूछा विशेष सफलता के लिए, पुक्ष नक्षत्र मंत्र साधना के लिए, कार्य सिद्धि के लिए। अब अगर ये नक्षत्र अमित जी गुरुवार या रविवार, अगर रविवार को भी अगर ये नक्षत्र आ जाए या गुरुवार को ये नक्षत्र आ जाए, तो इस नक्षत्र में आप कोई भी कार्य करो, इस नक्षत्र में आप कोई भी कार्य करो, सफलता 100% मिलनी ही मिलनी है। अच्छा, बिजनेस में सफलता के लिए किन ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है? देखो, लगन चार्ट में वैसे तो 12 स्थान होते हैं और 12 स्थान का कुंडली में अपना अलग अलग महत्व होता है। जी जी हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले प्रथम स्थान से, लगन क्षेत्र से। अब इसमें यह देखना है कि कौन सा ग्रह बैठा है, कितने अंश पर है, मीन्स डिग्री पर है, कौन सा ग्रह दूसरे स्थान में है, जी क्योंकि यह धन का माना गया है। पहला स्थान का जो भाव है, इससे मन के विषय में, स्वयं की प्रकृति के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, कैरियर के विषय में भी पहले स्थान से जानकारी ज्ञात होती है। जी आ जाइए तीसरा स्थान,
लगन चार्ट में। तीसरे स्थान से पारिवारिक दृष्टि के विषय में, भाई और बहनों के विषय में जानकारी प्राप्त होती जी। अब आप आइए चौथे स्थान में। चौथे स्थान में माता पिता का सुख। कई बार प्रश्न आता है, आप ये प्रश्न करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ, उनके माता पिता ने उसकी कुंडली बनवाई, तो माता पिता यही पूछते हैं कुंडली बनाने वाले से, अमित जी, कि ये माता पिता को सुख देगा या नहीं देगा जी। तो इस का ज्ञात करने के लिए हमें चौथा स्थान देखना चाहिए जी जी। अब देखते हैं हम पांचवा स्थान। पांचवा स्थान विद्या का है, कैरियर का भी है, सौभाग्य का भी है। अब आप आ जाइए छठवां स्थान। छठवें स्थान से रोग के विषय में, शत्रु के विषय में जानकारी प्राप्त होती है जी। अब कुंडली में आ जाइए सातवां स्थान। सातवें स्थान में अमित जी दाम्पत्य जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब कुंडली में आप आगे चर्चा करें अष्टम स्थान का, यानी आठवां स्थान। आठवें स्थान से हमें जानकारी प्राप्त होती है आयु के विषय। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे ग्रह हैं और ऐसे ऐसे स्थिति उत्पन्न होती है कि आयु के विषय में भी ठीक ठीक निर्णय किया जा सकता है। लेकिन मैं पूरे पृथ्वी मंडल के जितने भी ज्योतिर्विद हैं उन सब से प्रार्थना करूंगा कि अगर वो आयु के विषय में अगर किसी का निर्णय देते हैं तो कदापि ना दें। वजह और ना आयु के विषय में जाननी चाहिए। इसका कारण कहेंगे कारण कि आधी आयु तो जब उसको पता चल जाएगा तभी क्षीण हो जाएगी, उसको आधा डर तो उसको तभी लगने लग जाएगी जी। इसलिए आयु के विषय में निर्णय ज्योतिर्विदों को नहीं देना चाहिए जी जी। अभी आ जाइए अमित जी आप नौवां स्थान कुंडली में। नौवें स्थान के विषय में विदेश यात्रा, कैरियर, कैसा भाग्य रहेगा, कैसी धन संपत्ति रहेगी, या ये यही निवास करेगा या देश से बाहर निवास करेगा। अब इनके अलग अलग ग्रह हैं, किस ग्रह से किसके विषय में जानकारी की जाती है और कौन ग्रह कहाँ बैठा है तब उसका प्रभाव आता है। लेकिन ये बड़ी विस्तार की चर्चा है, पूरा इतना संभव नहीं। वो तो बहुत डीप डाउन जाना पड़ेगा इसके जी बिल्कुल। आचार्य जी ये बताइए कि किसी खास नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग बिजनेस के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने अमन जी। देखो यहाँ हमें यह देखना है कि हमारे कार्यों पर निर्भर है जी। एक तो सौम्य कर्म होते हैं, कार्य होता है, और एक उग्र कार्य होते हैं। उग्र कार्यों की श्रेणी में कौन कौन से वाणिज्य व्यापार आते हैं? जैसे किसी द्रव्य को गलाना, धातु को गलाना, जैसे पीतल इत्यादि, कॉपर इत्यादि, लोहा इत्यादि, उससे उसके कोई पार्ट्स बनाना, जैसे सैनिटरी का सामान आता है। तो ये कार्य आते हैं उग्र कार्यों में जी जी। इसके लिए मघा नक्षत्र श्रेष्ठ है जी। मघा नक्षत्र भी श्रेष्ठ है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी श्रेष्ठ है जी। ये दोनों नक्षत्र श्रेष्ठ हैं। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस दिन से प्रारंभ करें? मंगलवार से जी। ये तो उग्र हो गए, जैसे भी प्रोफेशन में है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या डॉक्टर हैं, तो उनके लिए कौन सा नक्षत्र? पोप्य नक्षत्र, असुलेखा नक्षत्र और पूर्वीषाढ़ा नक्षत्र। तो नक्षत्र से पता आइडिया लग जाता है कि ये कोई इस लाइन में नक्षत्र से बाहर कुछ है ही नहीं जी। देखो मैं नक्षत्रों के विषय में आपको बताऊंगा, ज्योतिष के विषय में ये सब जो जो आपने प्रश्न किए सब पूरा ज्योतिष है जी जी। जब आकाश मंडल में स्टारों का परस्पर जब मिलना होता है जी, और जिन स्टारों के जो प्रवाह है, जो प्रकृति है और जो उनका स्वभाव है, वैसा ही प्रभाव पृथ्वी पर आता है। तो ऐसा नहीं है कि इन नक्षत्रों का प्रभाव केवल हम मनुष्यों के जीवन में ही आता है। चार पैर वाले हैं, पशुओं के जीवन में भी आता है, प्रकृति पर भी इनका प्रभाव पड़ता है, और जो उड़ने वाले हैं, रेंगने वाले हैं, सब पर इनका प्रभाव पड़ता है। जी जी। अंतर केवल इतना है
कि उनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, जो अन्य प्राणी हैं। मनुष्य की भाषा हम समझ सकते हैं और एक दूसरे अपने दुख एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है दिमाग में कि ये नक्षत्र का प्रभाव है सिर्फ हिंदू पे पड़ता है या और दूसरे रिलीजन के लोग हैं उन पे भी पड़ता है, क्योंकि वो तो मानते नहीं, जी तो उन पे भी इसका असर पड़ता है। अमित जी, आपने ये हिंदू और ये अन्य जाति के तो कोई प्रश्न ही नहीं। जी मैंने पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि इन स्टारों का प्रभाव समस्त चराचर जगत प्रकृति पर पड़ता है। जितने भी लोग हैं पृथ्वी पे उस पे पड़े। हमारे 4 प्रकार की सृष्टि है और चारों प्रकार की सृष्टि पर इनका प्रभाव पड़ता ही है। जी जी कौन कौन से हैं 4 प्रकार? स्वेदज। स्वेदज कहते हैं जो गंध से उत्पन्न होने वाले जीव, जैसे मक्खी है, मच्छर है, खटमल इत्यादि हैं और छोटे छोटे कीड़े हैं, ये है स्वेदज सृष्टि। एक है अंडज सृष्टि, जिनका जन्म अंडे के माध्यम से होना। उड़ने वाले हैं, कुछ पंछी हो गए, कुछ रेंगने वाले हैं जैसे सर्प इत्यादि। और एक है जरायुज। जरायुज का तात्पर्य है कि एक प्रकार की झिल्ली से वेष्टित जिसका आवरण युक्त जन्म होता है, जिसमें 4 पैर वाले भी हैं और हम 2 पैर वाले मनुष्य भी आते हैं। जी जी ठीक है ना जी और एक है उद्भिज। उद्भिज में आते हैं पेड़ पौधे इत्यादि। तो आप ये ना समझे केवल नक्षत्रों का नेगेटिव प्रभाव या पॉजिटिव प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही पड़ता है, इन सब पर पड़ता है। अंतर केवल इतना है कि हम अनुभव करते हैं, उनको मानते हैं, हम्म उनके नेगेटिव प्रभाव को भी सहते हैं, उनके पॉजिटिव प्रभाव को भी सहते हैं। जी देखो, दैत्य और देवता इस पृथ्वी पर विद्यमान है जी जी और वो सबके घरों में देवता भी हैं और दैत्य भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका प्रभाव ना पड़े। तो ये तो प्रश्न ही नहीं है कि केवल हम पर ही पड़ता, उन पर नहीं पड़ता, सब पर पड़ता है। अब ग्रह की दिशा और गोचर कैरियर में अप डाउन का कारण बनते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनते हैं। अब यहाँ आप प्रश्न आपने जो किया, ग्रह और गोचर और दशा, जी जैसे कि मान लीजिए लगन चार्ट में पहले स्थान में ही, सपोज करो कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कोई तामसी ग्रह क्रूर ग्रह बैठे हैं जी और उसी की दशा चल रही है। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए शनि ग्रह की दशा चल रही है और शनि लगन में ही बैठा है जी और प्रत्यंत अंतर भी शनि ग्रह का है और प्रत्यंतर भी उसमें किसी क्रूर ग्रह का है। तो देखो, सौम्य ग्रह और क्रूर ग्रह पहले यह समझना चाहिए। जी सौम्य ग्रह आते हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा है, ठीक है ना जी, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, ये सौम्य ग्रह है। जी क्रूर ग्रह है यानी उग्र ग्रह है, शनि है, मंगल है, ये उग्र ग्रह में भी आते हैं, सूर्य है, ये क्रूर ग्रह में भी आते हैं। और एक होता है पापी ग्रह। जी कौन कौन से हैं? शनि है, राहु है और केतु। ये 3 श्रेणियां ग्रहों की होती हैं। जी तो हमें ये देखना होगा कि किस ग्रह के दशा है और वो ग्रह कुंडली में कहाँ बैठा है और कितनी डिग्री से बैठा है। फिर इसमें ग्रहों की अमित स्थिति भी है। ग्रहों की 2 स्थिति होती है, एक वक्र और एक मार्गी। एक वक्री, एक मार्ग। ये वक्री और मार्गी बताएंगे, सुनते तो हैं, मतलब समझ में नहीं आता मतलब क्या है इनका। समझना चाहिए, जी ये हमारे समझने के ही प्रश्न आपने किया है प्राणी मात्र के लिए। वक्र माने टेढ़ा, जी सीधी बात है। मार्ग माने सीधा। जो ग्रह वक्री है, आपको यहाँ मैं एक बात और बता दूं अमित जी जी कि सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। बारही के ग्रह कभी वक्री कभी मार्गी, यानी राहु कहते तो हमेशा टेढ़े ही चलते हैं। लेकिन नहीं, वक्री रहते हैं, वो टेढ़े नहीं चलते। अच्छा कई बार वो बहुत अच्छा फल देते हैं
धरती से उठा करके इंसान को आसमान में पहुंचा देते हैं। जी यानी इतना प्रगति करते हैं उसके जीवन में, लेकिन ये देखना होगा कि वो ग्रह बैठा कहाँ है। जी जी जैसे छठवां स्थान है वो राहु का ही स्थान है, जी और छठवें स्थान में ये बुध ग्रह का मित्र हैं, राहु केतु दोनों। जी छठवें स्थान में अगर राहु या केतु या बुध, अगर राहु या बुध केतु या बुध अगर साथ साथ में बैठे हैं तो समझ लेना चाहिए ऐसा जातक को सदैव अपने दुश्मनों पर भी भारी रहता है और जीवन में हमेशा वो प्रगति करता है। अच्छा जी, अगर पंचम स्थान में, मैंने पहले कहा था ना, पंचम स्थान में, पांचवें स्थान में अगर बुध हो या पहले स्थान में बुध हो, बुध ग्रह हो, जी जी तो अमित जी आपको बताओ बहुत बड़ा प्रवक्ता होता है। अगर बृहस्पति है तो बहुत दयालु होता है, धार्मिक होता है। ऐसे ग्रहों के सिद्धांत से हमें विवेचना करनी चाहिए। मतलब ये लोगों पर ऑटोमेटिक असर आ जाता है अगर जी, ग्रहों के हिसाब से जी उनकी प्रकृति चेंज हो जाती जी है। जी, जैसे ग्रह का सिद्धांत है, जिस ग्रह की जो प्रकृति है उसी हिसाब से उसका फल जानना चाहिए। जी जी आचार्य जी, एक अगला क्वेश्चन है, क्या नक्षत्रों के आधार पर करियर की दिशा निर्धारित की जा सकती है? जैसे बच्चा 10वीं पास करता है तो माँ बाप ये जानना चाहते हैं कौन सी लाइन इसके लिए अच्छी रहेगी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, जी और उसमें भी फिर डिवीजन हो जाते हैं। जी, तो इसमें नक्षत्र और ग्रह क्या बताते हैं? देखो नक्षत्र मैं आपको बताऊंगा अमित जी कि इसमें एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं जी जी और किस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है जी उसी के सिद्धांत से राशि, उसका चरण क्या है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका। हाँ जी इसमें ये देखना, वैसे विशेष कैरियर के लिए अगर मान लीजिए कोई जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस लाइन में अगर कोई जाना चाहता है तो इसके लिए पुष्य नक्षत्र अच्छा है। और मान लीजिए कोई साधना लाइन में जैसे कोई संत हो जाते हैं, व्रत हो जाते हैं, उसके लिए भी पुष्य नक्षत्र है। वाणिज्य व्यापार के लिए तो मैंने आपको बताया, जैसे मघा नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, दिन भी मैंने आपको बताया मंगलवार है, सबसे बढ़िया दिन है। लेकिन कैरियर के हिसाब से पूर्वी शाना जो बृहस्पति का नक्षत्र है, जी पुष्य नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र है, उत्तरी साना भी जो है का वो मकर राशि का यानी शनि का नक्षत्र है, जी जी तो कई बार वो भी अच्छे फल दे जाता है। तो इसमें ये नहीं, कोई भी नक्षत्र शुभ कर्म शुभ फल दे देते हैं। जी तो हम जन्मपत्री देख के आइडिया लग जाता है कि वो किस लाइन में जा अच्छा हाँ रहेगा, बिल्कुल, लेकिन हो कोई बशर्ते बताने वाला, बताने वाला। ग्रहों को समझने वाला, हाँ, जी क्योंकि पूरी दृष्टि से देखना होता है कौन ग्रह किस डिग्री से है, क्या स्थिति है, किस ग्रह का कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन मार्केश बनना है, कौन दशेंश बनना है, और कौन ग्रह किस गोचर में आता है। गोचर कहते हैं एक दूसरे के मेल सिद्धांत को, त्रिकोण को, उसको गोचर कहते हैं। जी मैंने हालांकि सूक्ष्म में ही बताया गोचर शब्द की व्याख्या, लेकिन है बड़ी विस्तार से। अच्छा, धन के लिए सबसे शुभ ग्रह कौन सा है? सभी ग्रह धन के लिए उपयुक्त है, तो सभी ग्रह। और नक्षत्र? हाँ, ये नक्षत्र और धन हमें कुंडली में देखना होगा अमित जी कि धन का स्थान कौन सा है। जी दूसरा, द्वितीय स्थान धन का है। जी अब हमें देखना है कि वहां कौन सा ग्रह बैठा है। नक्षत्र से प्रयोजन नहीं है, नक्षत्र से प्रयोजन नहीं है। देखो नक्षत्र तो जो जन्म के समय में स्थिर है वही है। जी अब चलते हैं ग्रहों की स्थिति, ठीक है ना जी। तो अगर द्वितीय स्थान में जन्म कुंडली में अगर मंगल हो तो बड़ा भू संपत्ति वाला जातक रहता है, जी जमीन जायदाद से संपन्न होता है, प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। अगर उसमें बुध हो तो समझ लेना चाहिए ऐसा जातक शैक्षिक सिद्धांत से धन उपार्जन करेगा। जी जी अगर मंगल है तो पैतृक संपत्ति तो प्राप्त होगी होगी, लेकिन वो व्यक्ति
जैसे प्रॉपर्टी डीलर इत्यादि, जमीन से संबंधित जी जी ही उसको धन की प्राप्ति हो। प्राप्ति हो। अगर बृहस्पति है तो प्राय करके, सत्कर्म करके, अनुष्ठान करके, गुरुजनों का यानी एक प्रवक्ता हो सकता है, कथावाचक हो सकता है, उस माध्यम से धन का उपार्जन करेगा। कौन कौन से नक्षत्र धन प्राप्ति में सहायक होते हैं? मैंने बताया ना आपको, सभी नक्षत्रों का अपना अपना योगदान है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही नक्षत्र धन प्राप्त कराता है। अच्छा, जी, तो उनके योग। सभी नक्षत्रों का मेन होता है ग्रहों की स्थिति। जी जी कुंडली में ग्रहों से, यहाँ नक्षत्र का मान नहीं है। नक्षत्र का केवल मान लिया जाएगा नामकरण में, अच्छा, तब नामकरण में विशेष योगदान होता है। विशेष योगदान। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए ज्योतिष के अनुसार उत्तम समय कैसे निर्धारित किया जाता है? इसमें देखना होता है कि हमारे किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही हो, जिसमें बृहस्पति है या शुक्र है। शुक्र की दशा बहुत अच्छी वैभव देने वाली होती है, वाणिज्य व्यापार को बढ़ाने वाली होती है, और घर में सुख समृद्धि देने वाली होती है। दाम्पत्य जीवन में अगर मधुरता लाने वाला होता शुक्र ग्रह की महादशा, जी जी तो इससे ये है। बृहस्पति से भी वो भी अच्छा है, बशर्ते कई बार क्या शनि की महादशा है, तो शनि की महादशा ये देखना है हमें कुंडली में शनि बैठा कहाँ है, जी जी और प्रारंभ में और समापन में ही शनि की महादशा में स्थिति खराब होती है। नहीं तो बीच में मध्यम में तो बहुत अच्छे फल की प्राप्ति जातक को होती है। ये जो 7.5 बोलते हैं तो ये महादशाही कहलाती है। नहीं 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 नहीं, 7.5 और महादशा का संबंध नहीं है। जी, ये तो कुंडली में हमें देखना है कि मंगल बैठा कहाँ है, ये महादशा। ये शनि कहाँ बैठा है। शनि केंद्रस्थ हो, मंगल को टच करता हो, तो ये देखना है कि ये यहाँ से ढैया होती है प्रारंभ। जब शनि अपने घर में मजबूत स्थिति में होकर के बैठा हो, 10वें घर में, समझ लेना चाहिए 7.5 प्रारंभ इनकी हो गई। तो महादशा के क्या कहते हैं, अगर सरल शब्दों में आप बताना चाहें दर्शकों को? देखो, मैंने कहा ना महादशा, घंटे, मिनट, सेकंड। जो घंटे है केवल इसी पर सिद्धांतित पूरा ज्योतिष है, घंटे, मिनट और सेकंड। जी जी प्रारंभ कहाँ से होता है कि सर्वप्रथम जैसे बच्चे का जन्म हुआ, जी उस जन्म के समय में और सूर्योदय में कितना अंतर है। जी जो अंतर आया उसको हमें 2.5 गुणा करना है, उसको देख कहते हैं इष्टकाल। जी जब हमारा इष्टकाल हमें प्राप्त हो गया, फिर देखेंगे कि लगन कितने स्पष्ट से है, वहां से पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हो। जी जी केवल नक्षत्र से नहीं, वहां से पूरी क्रिया प्रारंभ हो। बहुत ही गूढ़ बात। ये बहुत विस्तार का है। इसमें तो जब आप अंदर प्रवेश करोगे, ज्योतिष में जब ज्यादा इंटरेस्ट करोगे, तब ये जानकारी आपको होगा। आचार्य जी, जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत बहुत नई बातें पता चल रही हैं धन्यवाद। जिसके बारे में आप जानते नहीं थे। धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देखो, आपने जो प्रश्न किए हैं वो अपने लिए नहीं है, जी जी वो सब लोक कल्याण के लिए, क्योंकि अपना भविष्य जानने की जिज्ञासा सबके अंदर होती है। जी जी दो ज्ञान करने की आवश्यकता सबको होती है। एक तो सब जानना चाहते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, जी और एक सब जानना चाहते हैं अपने मृत्यु के विषय में। जी और इन दोनों ही विषयों में ये पूर्ण विषय हैं, और बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता भी अनवैज्ञ है अमित जी। अब आपने प्रश्न किया यहाँ वैवाहिक जीवन, जी जी वैवाहिक जीवन में विलंबता क्यों? जी बहुत ये आपका आ रही है। प्रश्न। हाँ, बहुत दिक्कत आ रही है। क्योंकि आज प्राय देखा जाता है कि पहला वो समय चला गया अमित जी। पहला समय क्या था हमारा कि देखो, घर में एक कमाता था और 4 बैठ करके खाते थे, लेकिन आज वो समय नहीं है। अगर घर में 5 सदस्य हैं और 4 उनमें से कमा रहे हैं और एक बैठा है, तो वो चारों पर एक भारी है। जी वैवाहिक जीवन में आज के बच्चे, लड़के हो या लड़का, सब अपने कैरियर में लगे हुए हैं।
और नॉर्मल सी बात है, कैरियर में ही उनका आधा जीवन चला जाता है, फिर विवाह बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अब यहाँ आप ये शब्द किससे कहोगे, ऐसा किस ग्रह से संबंधित है? देखो, मैं तो समय का ही संबंध मानता हूं इस विषय में, ग्रह से संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी कौन ऐसा ग्रह है जो शीघ्र विवाह कराता है? जी। तो इसमें बृहस्पति बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो और 7वें स्थान में कोई क्रूर ग्रह ना हो तो विवाह संबंध शीघ्र होता है। तो इनको दूर करने के लिए उपाय किए जा सकते? अगर मान लीजिए कोई उसमें नेगेटिवता है, जैसे कि मान लीजिए अगर लगन में, अब यहाँ आपको मैं एक भेद और बता दूं कि लगन में अगर शुक्र ग्रह हो तो ऐसा जातक सौंदर्य प्रसाधन संबंधित वस्तुओं का सेवन करने वाला तो बहुत होगा, जी। लेकिन विवाह इतना जल्दी नहीं हो। विवाह को रोकने वाले अमित जी कौन से नेगेटिव ग्रह हैं? अगर 7वें घर में राहु हो या मंगल हो तो हमेशा दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में विलंबता आती है। अगर ऐसी स्थिति जन्म कुंडली में बनती है तो अमित जी मैं कहना चाहूंगा ऐसे जातक शीघ्र से शीघ्र अपना समाधान करा लें, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आसपास रिलेशंस में भी देखा है कि 30 साल की उम्र तो ऐसी हो जाती है। ये आज तो नॉर्मल है 30-32 साल की क्योंकि उम्र। हम सब कैरियर के चक्कर में, जी जी। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अब वो पुराना समय गया। अब एक समस्या और आ रही है आजकल, जी। अब जगह जगह जाओ, आज से 10 साल पहले इतना नहीं था। IVF, संतान की बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चे ही नहीं होते लोगों के। देखो यहाँ इसमें बड़ी दिक्कत है आजकल। यहाँ भेद है जी कि अगर विवाह के उपरांत, देखो पहली बात तो यह है कि संतान देरी से या संतान हानि या संतान ना होना, जी एक तो कई बार क्या होता है कि बच्चा जन्म लेते ही या गर्भ में मिसकैरेज हो जाना, जी जी। तो ये किस ग्रह से रिलेटिव है ये हमें समझना है। 5वें घर में अगर कोई क्रूर या पापी ग्रह है तो प्राय करके संतान हानि होती ही होती है। जी मान लीजिए 5वें घर में अगर शुक्र या चंद्रमा है तो समझ लेना चाहिए जो भी संतान होंगी ऐसे जातक पर लड़की ही लड़की होंगी, पुत्र योग नहीं होगा। अगर पुरुष ग्रह है, क्योंकि शुक्र भी स्त्री ग्रह है, चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है, अगर बुध हो तो बुध को कहते कुमार ग्रह, ना इधर ना उधर, वो किसी का बुरा नहीं चाहता ना बुरा बनता। अगर केतु भी आ जाता है हम्म, तो समझ लेना चाहिए एक बेटा होगा। जी अगर सूर्य है एक बेटा होगा, मंगल है 2 बेटे होंगे, बृहस्पति है 3 बेटे होंगे। तो ये सब ग्रह का अपना अलग अलग है। देखो अगर हमारे अमित कुंडली के अनुसार अगर कोई व्यवधान है, संतान में उत्पन्न होने में बाधा है, तो सबसे पहले उपाय है नियमित रूप से हरवंश पुराण का पाठ करें, 1 अध्याय रोजाना। जी अगर पति पाठ करते हैं तो पत्नी सुने, अगर पत्नी पाठ करती है तो पति बैठ करके सीख। और एक अपना जो प्रिय फल होता है वो छोड़ना होता है। अच्छा। और पूरे साल में केले का फल ना खाएं दोनों पति पत्नी। और इसके अलावा संतान गोपाल सहस्त्रनाम इसका पाठ करें और केवल एक समय फल, साल भर तक ये व्रत चलता है। मैं गारंटी देता हूं इस व्रत को अगर करने के बाद में इतनी संस्कारी संतान उत्पन्न होगी कि पूरे कुल का उद्धार कर देगा। जी आचार्य जी, आज हेल्थ की समस्या घर घर में है। ये देखा गया BP और डायबिटीज हर घर में है। अगर 5 एडल्ट हैं उसमें से 3 लोगों को ये चीज पाई जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जीवन शैली की वजह से है। अब मेरा ये जानना चाहता हूँ कि इसमें घरों का भी कोई रोल है? ग्रह जो है हमारे। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। देखो एक तो अमित जी ऐसा है कि इस रोग हमारे शरीर में कौन सा है, ये 2 स्थान है कुंडली में, 6वां और 8वां। जी अब हमें ये देखना है
कि अगर 8वें स्थान में शुक्र है, मंगल है, राहु है या केतु है या शनि है जी, इनसे हमें विदित होता है। अब प्रारंभ करते हैं हम चंद्रमा से। अगर अष्टम स्थान में चंद्रमा है जी, स्वराशि का, तो ऐसा जातक नेत्र ज्योति और हार्ट से संबंधित रोगी होता है। अगर शुक्र है तो ऐसा जातक प्राय करके डायबिटीज रोग से पीड़ित होता है जी। सूर्य है तो ऐसा जातक प्राय करके, सूर्य या मंगल है तो ऐसा जातक प्राय करके ब्लड प्रेशर इत्यादि रोग से व्यथित होता है जी। बुध है, अगर बुध ग्रह बैठा है तो ऐसा जातक प्राय करके माइंड से संबंधित पीड़ित होता है। बृहस्पति अगर किसी का है अष्टम स्थान में तो ऐसे जातक के जीवन में प्राय करके पीलिया रोग, जॉन्डिस ये होता है। अब आ जाइए शुक्र का, मैं बता ही चुका। अब शनि का, तो शनि अगर ग्रह बैठा है अष्टम स्थान में तो प्राय करके जैसे कुछ गुप्त बीमारियां होती हमारे शरीर के अंदर, कुछ स्किन की प्रॉब्लम होती है, त्वचा का रोग होता है, जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, जो चर्म रोग जिसको हम कहते हैं, चमड़ी का रोग, वो शनि के स्थित होने से होता है। अब आइए राहु के। अगर राहु अष्टम स्थान में बैठा है, किसी भी राशि के साथ में बैठा है बशर्ते बृहस्पति की राशि को छोड़ करके, तो प्राय करके ऐसा जातक के सिर में दर्द, हार्ट का पेशेंट और गैस बहुत बनती है उसको। केतु है तो वो पेट रोगी होता है। तो अब तो ऐसा लगता है अधिकतर ये कब्ज की बीमारी अधिकतर 90% लोगों में लगती है कि देखो कब्ज का तो ये हमारा खान पान, अमित जी, सब बदल गया, समय बदल गया। मैं तो ये कहूंगा कि प्रातः काल जल्दी जगें, अपना नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के नाश्ता समय पर लें, दोपहर का भोजन लंच का वो भी समय पर लें, और शाम का भोजन तो हो सका भी, इसमें सिद्धांत भी है, वॉक जरूर करें। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक हमारा खाया हुआ भोजन नहीं पचेगा। और सिद्धांत शाम का भोजन तो सूर्य अस्त से पहले हमें कर लेना चाहिए। अब तो डॉक्टर्स भी यही कहने लगे हैं कि 7 मैक्सिमम 8 बजे तक कर लो, उसके बाद नहीं खाना। पर दिक्कत है कि 10 बजे तो घर ही पहुंचते हैं। ओ इस तरह सुझाव अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिकल लोग नहीं कर पाते जाके। नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल उत्तम है। देखो अमित जी, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हो सके अगर नई व्यवस्था बनती है, जैसे दोपहर के लंच में आपने 4 या 3 रोटियां ली, जी जी अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी लीजिए। जी जी शाम के भोजन में आप 2 से अधिक मत लीजिए। रात्रि के भोजन 2 से अधिक लीजिए ही मत। कुछ इस प्रकार से मेंटेन करके चलना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का, कुछ ग्रहों का समाधान से। अब जिन ग्रहों के विषय में मैंने बताया किस ग्रह से कौन सा रोग होता है, अगर वो ग्रह नेगेटिव स्थिति में है तो फिर उसका समाधान किया जाता है, और मेन है मंत्र शक्ति, जी जी और वो भी वैदिक पद्धति। देखो मंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तंत्रोक्त मंत्र होते हैं जिनको बीज मंत्र भी कहते हैं, और एक वैदिक मंत्र होते हैं। हमेशा मनुष्य को वैदिक मंत्र का ही समाधान कराना चाहिए जी, क्योंकि तंत्र और मंत्र में कंफ्यूज हो जाते हैं आम आदमी जैसे मेरे जैसे लोग। तंत्र और मंत्र वो भी मंत्र है एक तरह से और ये भी मंत्र है। देखो तंत्र पद्धति अलग है। जी जी तंत्र पद्धति, मैं तंत्र पद्धति को पर विश्वास नहीं करता, हालांकि ये अस्तित्व में है, जी जी लेकिन मैं वास्तविक भक्ति को श्रेय देता। कोई ऐसा एक सिंपल समाधान बता पाएंगे कि जो हर राशि के लिए कि वो मंत्र का जाप करे जिससे उसके स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़े। बाकी और चीजें वो कैसा लाइफ स्टाइल है वो तो एक अलग है। बाकी अगर वो मंत्र का जाप करे तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, मन प्रसन्न रहे।
देखो अमित जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। जब बीमारी हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ जाती है और कोई बीमारी मान लीजिए कि 2 दिन की चलती है और वो अगर 3 दिन 4 दिन हो जाए तो फिर हमें एंटीबायोटिक दवा लेनी ही पड़ती है। जी जी ऐसे ही भजन है। जी जी मंत्र साधना हमें जब कराना पड़ता जब हम अत्यधिक परेशान हो जाते हैं, वो एंटीबायोटिक है। जी और नॉर्मल क्या करें हम? नॉर्मल में केवल नियमित रूप से प्राणायाम करें, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और प्राणायाम हम करते क्यों हैं और क्यों करना चाहिए, ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने अमित जी किया है। जी पूरक, कुंभक, रेचक, ये सनातन पद्धति शुरुआत से चली आ रही है परंपरा। 3 प्रकार का प्राणायाम होता है, पूरक, कुंभक, रेचक। 16 श्वास लेना इधर से और 32 श्वास रोकना अंदर और 64 श्वास छोड़ना। नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए। इससे होगा क्या, जो हमारी श्वास की नली है वो स्वच्छ होती है। और जब हम श्वास को रोकते हैं तो जो हमारे फेफड़ों में गंध चली जाती है, तो श्वास रोकने का मतलब है कि हमारे फेफड़े जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, यानी वो गंध को निचोड़ते, जैसे किसी कपड़े को जब हम निचोड़ते हैं ना, पानी गिरता है, ऐसे ही श्वास जब रोकते हैं हम, समझ लो कि हम अपने फेफड़ों को निचोड़ रहे हैं। जो गंध गई है, धूल मिट्टी जो भी गई है, वो सब पानी के रास्ते बाहर आ जाते। इसीलिए प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। अभी जो आपने प्राणायाम बताया कि 16 बार, तो अगर 16 मिनट 16 सेकंड तक रोकना है, उसका मतलब ये है कि 16 मिनट नहीं, 16 सेकंड नहीं, 16 मंत्र। अच्छा जिस किसी भी मंत्र का आप करते हो, चाहे गायत्री मंत्र का करते हो, ठीक है ना जी, क्या या केवल ओम शब्द का ही निनाद करते हो, तो 16 बार उच्चारण करना। तो वो मंत्र बड़ा मंत्र नहीं चलता। अब मान लो 16 मंत्र गायत्री मंत्र अगर आप बोलोगे तो जब तक तो बीच में 2 बार श्वास ले लोगे आप, इतना लंबा चल खींच नहीं सकते। इसलिए केवल प्रणव मंत्र होता ओम, इस प्रकार से। जब सांस लिया और 16 बार मंत्र पढ़ा। और 32 बार मंत्र को रोका, 32 मंत्र रोका, अंदर अंदर 32 बार जाप करेंगे। अच्छा और फिर जब श्वास हम छोड़ेंगे तो 64 बार वो मंत्र पढ़ते पढ़ते 16 बार मंत्र पढ़, अंदर ही अंदर। सांस लिया हमने, फिर 32 बार मंत्र पढ़ते हुए रोके रखा, और उसके बाद फिर छोड़ते हुए हमने, जी, तो क्या क्या गिनती बताई थी आपने, नंबर 16 32 64 64। 64। अच्छा, सांस रोकते हुए छोड़ते हुए 64 बार वो मंत्र पढ़ना है अंदर ही अंदर। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये बात तो समझ में नहीं आया। हाँ, सांस रोकने की बात नहीं, ये पूरा हमारे, ये देखो, शास्त्र बहुत बड़ा विज्ञान है। जी जी जितना भी ये संसार में विज्ञान, अस्तित्व में साइंस आया है नहीं, ये सब हमारे धर्म ग्रंथों से ही आया है, सनातन ग्रंथों से ही उत्पन्न है। जी जी सनातन ग्रंथों में ही पहले विमान की रचना, जहाज की रचना कैसे होती थी, इलेक्ट्रिसिटी आज की नहीं है, ये पहले से ही थी। पहले भी थी। पहले भी थी, हमारे ऋषियों के समय में भी इलेक्ट्रिसिटी थी। जी जी तो ऐसा नहीं है कि हमने ये आज खोज की है। ये तो ये था कि मान लीजिए ऐसे मान को कोई पुराना वस्त्र दबा हुआ था, उसको हमने निकाल लिया, धो धा करके यूज करना शुरू कर दिया, यही है। नहीं, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। अच्छा, ये रतन पहनते हैं, ज्योतिष बताते हैं अजीता जी की रतन पहनिए तो आपकी ये समस्या दूर होगी, तो क्या ये एक्चुअल में होता है या ये साइकोलॉजिकल बात है? देखो अमित जी, मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा हम्म, कि रतन धारण करना, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। कि ऐसे नहीं कि कोई भी रत्न आप धारण करो। पहले ये हमें ज्ञात करना है कि भाई हमें कौन सा ग्रह से हम व्यथित हैं। जब हमें मालूम हो गया कि ये ग्रह हमें परेशानी पीड़ा दे रहा है, तो उसके लिए फिर हम कोई भी रत्न धारण करें। तो धारण ऐसे नहीं किया जाता। जिस ग्रह का हम रत्न धारण करने जा रहे हैं, पहले उस रत्न की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जो तो प्राण प्रतिष्ठा हो तो मूर्तियों की होती है। रत्न की भी होती है, जी
मूर्तियों की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो अलग है, रत्न का प्राण प्रतिष्ठा इसलिए है, भाई पत्थर ही तो है, जी जी। पत्थर ही तो है हाँ जी। कि जिस ग्रह का हम धारण करने जा रहे हैं उस ग्रह का जो मंत्र है और जितनी संख्या है, रत्न को कच्चे दूध में रख करके किसी चांदी के पात्र में, चाहे कोई भी रत्न क्यों ना हो, और दीपक प्रज्वलित करके उस मंत्र का पाठ करना चाहिए, या ब्राह्मणों से कराएं, क्योंकि स्वयं तो कर नहीं सकते, क्योंकि वैदिक मंत्र में कई बार त्रुटि हो जाती है, जी जी। तो इसलिए ब्राह्मणों से वो मंत्र कराएं, और जितनी संख्या उतनी संख्या में, फिर शुभ तिथि में शुभ वार में वो धारण करना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ रत्न कैसे काम नहीं करेगा, दौड़ के काम करेगा। क्योंकि रतन को अंगूठी पे पहनते हैं, जी, तो अंगूठी में सुनार को देने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी। नहीं 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 नहीं, जब बन करके आ जाए। जब बन करके आ जाए, अंगूठी में बन के आ गया, देख लिया फिट है, उसके बाद फिर हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराए। बहुत अच्छा पंडित जी। अब जी अब ये एक ध्यान आ रहा है, मैं एक पूजा में गया था, जी तो वहाँ पे दक्षिण भारत के पुरोहित थे, तो वहाँ बात तो उन्होंने बातों बातों में बताया आदित्य स्तोत्र। जी कहता है अगर आदित्य स्तोत्र का लोग पाठ करते हैं तो उनको धन की कमी नहीं आती, धन वैभव जी उनके चरणों में रहता है। तो ये बात जी। मैं समझ में है, आदित्य स्तोत्र मतलब सूर्य की स्तुति है, तो उसका धन से क्या धन वैभव से क्या देखो, संबंध? ये खाली धन के लिए नहीं किया जाता। अगर कोई हृदयघात से पीड़ित है, हृदय की बीमारी से पीड़ित है, तो उसको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो इनमें इतनी पावर है कि ये रोग को। आपको शंका का तो प्रश्न ही नहीं है। जी अगर नियमित रूप से अगर हम करेंगे तो शंका तो होनी नहीं चाहिए, मैं गारंटी देता हूं आपको। लेकिन हम मन से करते कहाँ हैं? हाँ, ये बात एक दिन किया, 2 दिन किया, बस हो गया। पहली बात तो व्यवधान उत्पन्न होगा, हम पर बैठा ही नहीं जाएगा। उनका सबका समय है, संख्या है, क्रमबद्ध है, कितना संख्या में करना चाहिए, रोजाना कब करना चाहिए, सबका समय निश्चित है, और उसी सिद्धांत से करें तो मैं गारंटी देता हूं कैसे फल नहीं मिलेगा। आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो जो प्रश्न किए वो बड़े सुंदर प्रश्न किए, और वो केवल अपने लिए नहीं थे, लोक कल्याण के लिए, जी जी सबके ज्ञान के लिए। और देखो, ज्ञान रखने का अधिकार हर किसी को है, जी जी सबको ज्ञान का अधिकार है। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है, नहीं, सबको ज्ञान का अधिकार है, ज्ञान रखना ही चाहिए। जी जी और आपके माध्यम से कितने लोगों को ज्ञान ये पहुंच गया, जी जी कितने लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे ही होता है। जी जी। जी, एक बस एक छोटी सी जिज्ञासा और फिर समापन की ओर चलेंगे। ये बीज मंत्र क्या होते हैं, इसके बारे में आप संक्षिप्त में मौका है। बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखो, मंत्रों के प्रकार होते हैं, यानी भेद। हम्म। एक होता है बीज मंत्र, वैसे उसको तंत्रोक्त मंत्र कहते हैं, और एक होता है वैदिक मंत्र। जी जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम राहु ग्रह का ही सूक्ष्म मंत्र, या तो यूं कहो छोटा मंत्र और बड़ा मंत्र देसी भाषा में। जी तो राहु का जो बीज मंत्र है, ओम ब्रा भ्री ब्रौ स राहिवे नमः। जी ठीक है ना भाई जी? जी अगर इसी का वैदिक मंत्र है तो ओम कयानश्चित्र आभव दूती सदावृत सकः कया सचिटियावृता श्री राहिवे नमः। ये वैदिक मंत्र है। लेकिन यहां मैं आपको एक बात सावधान करना चाहूंगा, अगर कोई परेशान है तो वैदिक मंत्र का ही सहायता लेनी चाहिए, बीज मंत्र की नहीं। बीज मंत्र 1.25 लाख होंगे तब जाकर के लाभ मिलेगा, जी जी। और वैदिक मंत्र कम से कम 21,000, नहीं तो 31,000, उनसे ही लाभ मिल जाए। तो मीनिंग इनका एक ही होता है, अलग अलग है होते हैं? अलग है। जी अब आप नहीं नहीं, अर्थ तो एक ही है, जी व्याख्या एक ही है, जी जी उपासना एक ही मान लीजिए, ये समझिए आप, कोई व्यक्ति खड़ा है और हम उसको मनाने की चेष्टा कर रहे हैं, जी जी तो कोई तो हाथ जोड़ करके मना रहा है, जी जी ठीक है ना जी, कोई पैर पकड़ करके मना रहा है, जी जी कोई आंखों से दृष्टि डाल करके मना रहा है। जी जी ये अंतर है।
सबसे उत्तम वैदिक साधना। अच्छा आचार्य जी, एक शब्द में अगर हम ज्योतिष को कहना चाहें तो क्या बोलेंगे? ज्योतिष एक विज्ञान है, जी विज्ञान का पूरा खजाना है। जी इतना बड़ा समुद्र है ज्योतिष, इतना बड़ा समुद्र है, जितने भी इसमें प्रवेश करोगे गोते पर गोते, गोते पर गोते, पार नहीं पा सकते। जी जी तो इसीलिए ज्योतिष के साथ साथ में कई बार भटक भी जाते हैं। इष्ट साधना अति आवश्यक है। अच्छा आचार्य जी, बहुत लगा आपसे बात करके, इतना ज्ञान उसको भी समझने में भी टाइम लगेगा। अब मैं सुनूंगा इसको दोबारा और समझूंगा, नहीं नहीं, बहुत आवश्यक। फिर आपको मैं एक बार आऊंगा आपको कष्ट देने। ओके, धन्यवाद सर। दोस्तों, ये आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बताइएगा। इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, आपको उसका जवाब समाधान जरूर मिलेगा उन क्वेश्चंस का। तो फिर मिलते हैं अगले नए शानदार एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।